जय जिनेन्द्र। सभी दर्शकों का जैन टॉक्स के मंच पर हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं स्मिता, आपके आज के सेशन की मॉडरेटर। जैन टॉक्स के इस साप्ताहिक कार्यक्रम का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि जैन समाज के रेलेवेंट इश्यूज पर हम चर्चा कर पाए। अब तक हमने 180 सेशंस कंडक्ट किए हैं, जिनमें जैन समाज और जैनिज्म से जुड़े कई विषयों पर कई स्कॉलर्स और जाने मानी हस्तियों ने अपनी अपनी बात रखी है। जैन टॉक्स की आज की श्रृंखला में हमारे साथ माननीय स्पीकर डॉक्टर श्री ललित गांधी जी ऐसे ही एक ज्वलंत विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। डॉक्टर गांधी ने कई वर्षों से कई मौके पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जैन समाज का प्रतिनिधित्व किया है। वैसे तो ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, मगर मैं यहाँ उनका एक संक्षिप्त परिचय जरूर देना चाहूंगी। ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट श्री ललित गांधी कोल्हापुर शहर के निवासी हैं। 1991 में एस्टैब्लिश्ड महावीर एजुकेशन सोसाइटी, जिससे 4000 से अधिक छात्र जुड़ते हैं, आप इनके संस्थापक अध्यक्ष हैं। आप जीटो कोल्हापुर के भी फाउंडर प्रेसिडेंट हैं। ग्लोबल मारवाड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट के नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पर पेरिस और कुआलालंपुर में वर्ल्ड कैंसर कांग्रेस में कैंसर प्रोजेक्ट को आपने रिप्रेजेंट भी किया है। You are part of the delegation of President of India in 2016 and 2018. You are also part of Shri Narendra Modi ji's Rwanda delegation in 2018. भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार 2014 और जैन रत्न पुरस्कार 2015 के साथ ही सहकर भूषण और राष्ट्रीय व्यापार शिरोमणि पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया है। आप नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्स जोनल कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं तथा जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में माइनॉरिटी सेल की स्थापना में आपने एक अहम भूमिका अदा की है। जैन समाज में माइनॉरिटी स्टेटस से संबंधित राइट्स और बेनिफिट्स के विषय में जागरूकता फैलाने के लिए आप जैन टॉक्स के मंच पर उपस्थित हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ सर, और इस मंच पे आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू स्मिता जी। जैन टॉक्स के माध्यम से आज इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जैन समाज के माइनॉरिटी अधिकार एवं माइनॉरिटी के बेनिफिट्स के बारे में जानकारी देने का सब्जेक्ट रखा गया है। वैसे तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन लोगों की धारणा है कि माइनॉरिटी ये कोई स्कॉलरशिप के लिए लिमिटेड सब्जेक्ट है। बहुत लोगों को लगता है कि माइनॉरिटी ये समाज के गरीब लोगों के लिए है, मेरा माइनॉरिटी से क्या लेना देना। बहुत से लोगों को लगता है कि माइनॉरिटी यानी हम कहीं थोड़े छोटे हो जाएंगे या हम डिग्रेड हो जाते हैं या हम प्रवाह से विपरीत धारा में जाएंगे। ऐसे भी कई लोगों के मन में भ्रांतियां है, क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे अगर हम प्रेजेंट देखें, आज का प्रेजेंस तो बहुत ही छोटा प्रेजेंस है। अभी भी लोगों को इतना इम्पोर्टेंस शायद महसूस नहीं हो रहा है, या लोगों को इसकी जानकारी नहीं होने के कारण लोग इसका इम्पोर्टेंस समझ नहीं पा रहे हैं। फिर भी जो लोग आज उपस्थित थे उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज इस विषय के ऊपर यहाँ इस टॉक में सब जो पार्टिसिपेट किए हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, भले इसका नाम हमें अच्छा लगे न लगे, लेकिन क्योंकि सालों से माइनॉरिटी ये किसी विशिष्ट लोगों के पीछे जुड़ा हुआ नाम है, तो कहीं ना कहीं हमें वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी फील होता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, एक नंबर के ऊपर दिया हुआ इंडिकेशन है। माइनॉरिटी का सिंपल मीनिंग है आप संख्या में कम है। तो ये संख्या में कम तो हम सालों से कम है, लेकिन ये स्टेटस अभी क्यों मिला? अभी इसलिए मिला कि हम कई सालों से झगड़ रहे थे, लेकिन हम आपस में एक नहीं हो रहे थे, इसलिए सरकार भी मजे देख रही थी। और इनको दिया तो भी ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, जैन समाज को इग्नोर किया जा रहा था। लेकिन 2014 के जनवरी में सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ा और 2014 जनवरी एंड में जैन समाज को नेशनल लेवल पर माइनॉरिटी स्टेटस दिया गया। वैसे उसके पहले कई सालों से 15-20 सालों से अलग अलग 11 राज्यों में स्टेट लेवल पर जैन समाज को माइनॉरिटी स्टेटस मिला हुआ था,
इसमें महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, गुजरात नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य है जिनमें ऑलरेडी ये स्टेटस दिया हुआ था, बट इसकी अवेयरनेस नहीं होने के कारण इतना फायदा या उसके बेनिफिट्स या उसके अधिकारों का उपयोग समाज द्वारा नहीं किया गया। 2014 में राष्ट्रीय स्तर पर इसका भारत सरकार ने स्टेटस देने के बाद समाज में जागृति आई और समाज के लोग इसके ऊपर चिंतन करने लगे। गुरु भगवंतों ने इसके ऊपर चिंतन किया, से कई सारे लोगों ने इसके ऊपर विचार मंथन शुरू किया। 2014 से 2015-16 पहले 3 साल तो हमें भारत के सभी आचार्यों को मिलकर समझाना पड़ा कि माइनॉरिटी स्टेटस हमारे लिए नुकसान करने वाला नहीं है, हमारे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करने वाला और आज की सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हमारी सुरक्षा के लिए आवश्यक ये स्टेटस है, इसलिए हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और लकीली सभी, ऑलमोस्ट सभी गुरु भगवंतों ने, सभी पंथ संप्रदायों के शीर्ष गुरु भगवंतों ने इसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद समाज में इसका अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ता गया। 2014 में ही भारत सरकार के सजेशन पे जैन समाज के सभी पंथ संप्रदायों का एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ऑल इंडिया जैन माइनॉरिटी फेडरेशन। इस सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी स्टेटस के साथ मिले हुए अधिकार और उसके मिलने वाले बेनिफिट ये समाज तक पहुंचाना और उसकी व्यवस्था निर्माण करना, इसी पर्पस के लिए ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है और उसी पर्पस को फोकस रख के ही इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से काम करने का प्रयास पिछले 9 सालों से हम कर रहे हैं। इन 9 वर्षों में भारत के 22 राज्यों में लगभग 650 ब्रांचेस हमने गठित किए, जहां इन ब्रांचेस के माध्यम से समाज को एक फैसिलिटेशन सेंटर के रूप में ब्रांचेस के माध्यम से सारी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। न सिर्फ जानकारी देना है बट सारा एप्लीकेशन ऑनलाइन करवाने की व्यवस्था भी हमारे ब्रांच ऑफिस में से की जाती है, जिसके माध्यम से फॉर एग्जाम्पल 2014 में जब हमको स्टेटस मिला, उस वर्ष हमारे जितने भी स्कॉलरशिप्स, एजुकेशन स्कॉलरशिप्स हमारे लिए अवेलेबल थे, मतलब टिल 22-23 के एकेडमिक ईयर तक ये स्कॉलरशिप जो अवेलेबल थी उसमें प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप थी स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 10, पोस्ट मैट्रिक 11 टू ग्रेजुएट, मेरिटन मीन्स मतलब ये कोई टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग एजुकेशन हो या मैनेजमेंट एजुकेशन हो, इन सारी एजुकेशन की स्कॉलरशिप है। पोस्ट ग्रेजुएशन की स्कॉलरशिप थी, यूपीएससी एग्जाम की स्कॉलरशिप थी, एमबीए जैसे कोर्स है इन सारे कोर्स की स्कॉलरशिप थी, पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप थी। ऐसे अलग अलग सभी फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 टू पोस्ट ग्रेजुएशन तो 1 टू पीएचडी तक सभी टाइप की एजुकेशन को गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप थी। लेकिन हमारा जो कोटा था जैन समाज का वो पॉपुलेशन बेस्ड पे था। तो टोटल जो माइनॉरिटी एलोकेशन था, तो टोटल माइनॉरिटी का पॉपुलेशन जितना है उसमें भी हमारा रेशो 2% है। ओवरऑल माइनॉरिटी टोटल पॉपुलेशन में कितना है वो एक डिस्प्यूटेड फिगर है, लेकिन माइनॉरिटी के अंदर हमारा फिगर 2% है। तो हमारा फंड एलोकेशन या कोटा एलोकेशन उसी के आधार पे होता है। तो वो हमारा जो एलोकेशन था वो 60,000 स्कॉलरशिप का था। और 2014 के एकेडमिक ईयर में, 2014-15 एकेडमिक ईयर में जब नया नया हमें स्टेटस मिला था और अभी तक लोगों तक ये जानकारी पूरी पहुंची नहीं थी, उस साल हमारे 16,000 छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद हमने जो प्रयास शुरू किया पूरे भारत में, आज 2022-23 का जो फिगर है, मोर देन 4 लाख प्लस बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। और हमारा कोटा 60,000 होने के बावजूद 2015, 2016, 2017 लगातार हम पूल करके, कोटा पूल करके बाकी कम्युनिटी का बैलेंस कोटा जो भी था वो ट्रांसपोर्ट करवा के जैन समाज के छात्रों को स्कॉलरशिप दिलाई। और इन 9 सालों में ऑल टाइप ऑफ स्कॉलरशिप और पढ़ो प्रदेश के माध्यम से विदेश में जाने वाले छात्रों को जो लोन दिया जा रहा था उसकी इंटरेस्ट की सब्सिडी, और फॉरेन एजुकेशन के लिए जैसे कर्नाटक में 20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है, अभी आंध्र तेलंगाना ने भी शुरू किया ये स्कॉलरशिप, बिजनेस लोन, इन सारे माध्यम से जैन समाज के छात्रों को 700 करोड़ रुपए दिलाने में हमें सफलता मिली है। और ये फंड किसी के थ्रू नहीं जाता है, गवर्नमेंट डायरेक्ट बच्चों के या उनके पेरेंट के बैंक अकाउंट में ही ये पैसा जमा करता है। ये स्कूल को भी नहीं दिया जाता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी नहीं दिया जाता है, ना इसमें कोई एजेंट होता है। ऑनलाइन अप्लाई होता है, ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम से प्रोसेस होता है और उसके खाते में डेबिट होता है। करंट एकेडमिक ईयर से भारत सरकार ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दी है। तो स्टैंडर्ड 1 टू स्टैंडर्ड 10 तक की जो स्कॉलरशिप थी वो हालांकि बहुत कम थी, 1000 से लेके 5-6 हजार तक थी, बट वो सारी प्री मैट्रिक लेवल की स्कॉलरशिप भारत सरकार ने बंद कर दी है करंट एकेडमिक ईयर से। हम उसको शुरू करवाने का प्रयास करें, बट मुझे नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट की कोई मानसिकता है
ये स्कॉलरशिप फिर से शुरू करने की। तो एक मोस्ट इसका फोकस रहा इनिशियल ईयर्स में माइनॉरिटी मीन्स स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी मीन्स द स्कीम्स फॉर द पुअर ऑफ द कम्युनिटी, बट एक्चुअली इसका मीनिंग इतना लिमिटेड नहीं है। माइनॉरिटी स्टेटस का अगर हम प्रॉपरली देखें तो इसके दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। एक तो हमें जो इसके राइट्स मिले हैं वो, और दूसरे इसके माध्यम से मिलने वाले बेनिफिट्स। तो इसके राइट्स के बारे में बात करें तो राइट्स में दो तीन मेन कैटेगरी है। हमारे रिलीजियस राइट्स, दूसरा है हमारा एजुकेशनल राइट्स। रिलीजियस राइट्स में ये है कि हमारे जितनी भी धार्मिक परंपराएं है, मतलब धार्मिक पद्धतियां है, पूजा की हो, प्रतिक्रमण की हो, उद्यान की हो, या वरघोड़े निकालते हैं उसकी हो, या जो भी हमारे धार्मिक परंपराएं है, वो परंपराओं से हमारी गतिविधियां निर्वहन करने में कोई हमें रोक नहीं सकता है। ये हमें मिला हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हमारे जो भी कस्टम्स है, रिलीजियस कस्टम्स, वो हम उसी तरह से फॉलो कर सकते हैं जैसा हमारे ग्रंथों में कहा गया है। उसके हम अंदर हमें कोई अगर डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है तो हम लीगल उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ये हमारे रिलीजियस राइट्स का एक पार्ट है। दूसरा, हमें रिलीजियस राइट हमारे जितने भी रिलीजियस प्लेसेस है, धार्मिक क्षेत्र है, वो गवर्नमेंट किसी भी रीजन के लिए एक्सेप्ट डिफेंस का रीजन एक्वायर नहीं कर सकता है। हमारी लैंड है या हमारी कोई जगह है, हमारे कोई भवन बने हुए, इस तरह के कोई भी हमारे प्रॉपर्टीज है रिलीजियस ट्रस्ट की, वो कोई भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट किसी भी कानून से एक्वायर नहीं कर सकती है। ये हमें मिले हुए रिलीजियस राइट्स का एक पार्ट है। दूसरा है हमारे एजुकेशन राइट्स। एजुकेशन राइट में हमें हमारे चॉइस का एजुकेशन लेने का राइट है। तो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैन समाज द्वारा संचालित की जाती है, उनके मैनेजमेंट में गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जैसे नॉर्मल सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्टाफ रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन है, एससी, एससी, एटी, एसटी, ओबीसी, एनटी, इन सभी अलग अलग कैटेगरीज के लोगों के लिए स्टाफ रिक्रूट करते समय रिजर्वेशन है, कोटा है। लेकिन अगर वो जैन समाज की माइनॉरिटी स्टेटस ली हुई अगर इंस्टीट्यूट है तो उसमें स्टाफ अपॉइंटमेंट में कोई रिजर्वेशन नहीं है। आप मेरिटोरियल कैंडिडेट अपॉइंट कर सकते हैं और नॉन परफॉर्मिंग कैंडिडेट को रिमूव कर सकते हैं। ये आपके मैनेजमेंट का आपके पास पूरा अधिकार है, ये माइनॉरिटी स्टेटस के कारण। दूसरा अधिकार है आपके इंस्टीट्यूट में, जैन समाज द्वारा संचालित एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जैन रिलीजन, जैन धर्म, जैन संस्कृति, जैन कल्चर, ये आप ऑफिशियली सिलेबस में ऐड करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये आपका राइट है। तीसरा राइट मिला है, आप आज जो भारत का एजुकेशन सिस्टम है प्रिवेलिंग, उसमें नए एजुकेशन इंस्टीट्यूट शुरू करने के लिए कोटा है गवर्नमेंट का, वो पॉपुलेशन बेस्ड है। कितने पॉपुलेशन पे कितने स्कूल खुल सकते हैं, कितने पॉपुलेशन पे कितने कॉलेजेस खुल सकते हैं, या इंजीनियरिंग कॉलेज कितने हो सकते हैं, मेडिकल कॉलेज कितने हो सकते हैं, ये सारा पॉपुलेशन बेस्ड है। और भारत के मोर देन 50% स्टेट्स में ये कोटा कंप्लीटेड है, वहां नए कोई इंस्टीट्यूट नहीं खुल सकते हैं। बहुत सारे उसमें प्रॉब्लम्स है, रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन अगर बीइंग अ माइनॉरिटी कम्युनिटी हम भारत के कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह का एजुकेशन इंस्टीट्यूट, फिर वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, किसी भी तरह का एजुकेशन इंस्टीट्यूट आप शुरू कर सकते हैं। और वो शुरू करने के लिए उनके नॉर्म्स हम फॉलो करना पड़ता है, लैंड रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का। अदरवाइज आपको परमिशन देना ये गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग है, वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन मिला हुआ राइट है आपके एजुकेशनल सिस्टम चलाने के लिए। और गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे रिलीजन के लोग हमारे बच्चों के लिए खुद एजुकेशन इंस्टीट्यूट खड़े करें और अच्छे से संचालित करें। आज जैन समाज द्वारा भारत में सोशली कमिटमेंट के रूप में 12,000 से ज्यादा स्कूल चलाए जाते हैं, कई सारे हजारों कॉलेज चलाए जाते हैं। बट उनका स्टैंडर्ड सालों से हम चलाते आ रहे हैं, बट उनका स्टैंडर्ड आज के हमारा जनरेशन उस स्कूल में पढ़ाई करने जाए ऐसा नहीं है। अब नए बन रहे वैसे, लेकिन कई सालों से हम चला रहे, बट वो एक जनरल स्कूल, पब्लिक एक चैरिटेबल स्कूल के तरह चला रहे। वो स्टैंडर्ड हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना जरूरी है। वो ट्रस्ट और स्कूल चलाने वाले ट्रस्टी के खुद के बेटे भी उसी स्कूल में जाने चाहिए। उस लेवल के अगर स्कूल हम बनाएंगे तो ही हमारा ये पर्पस सर्व होगा, और गवर्नमेंट वही चाहती है। इसलिए हमारे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल के, वो इम्प्रूव करने के लिए या उसको एक्सपांड करने के लिए गवर्नमेंट अनुदान देती है। उसमें हमारा एक छोटा सा लाइब्रेरी बनाना है तो 2 लाख रुपए का अनुदान है, कंप्यूटर लैब डालना है तो 5 लाख का अनुदान है, एक फ्लोर बढ़ाना है तो 20 लाख रुपए का अनुदान है, कोई सेक्शन बढ़ाना है तो 50 लाख का अनुदान है, कोई टेक्निकल कॉलेज शुरू करना है तो 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान है। ऐसे 2 लाख से लेकर 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट
जैन समाज के इंस्टीट्यूट को देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अप्लाई करते नहीं है या हम इसके ऊपर इग्नोर किया है इन सारे प्रोविजंस को। तो ये हमारे मिले हुए राइट्स है, एक रिलीजियस राइट्स और दूसरा हमारा एजुकेशन राइट्स। और इसके तहत कई जगह हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, वरघोड़े के परमिशन के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है या परमिशन में कोई बहुत सारा तकलीफ आता है। एक्चुअली हमें कोई सिस्टम में परमिशन मांगने की जरूरत नहीं, हमें इंटीमेशन देना होता है कि हमारे महावीर जन्म कल्याणक है या पर्यूषण है या दीक्षा का कोई कार्यक्रम है, तो हमारे प्रोसेशन यहाँ से यहाँ जाने वाला है और उस रूट की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है। वी हैव टू इंटीमेट ओनली। लेकिन हम परमिशन मांगने जाते हैं तो कई सारे वो हमें ज्ञान सिखाना शुरू करते हैं। तो ये हमें मिले हुए अधिकार है, उसका भी प्रॉपर यूज करना चाहिए। ऐसे हमारे धर्म सुरक्षा के कई तरह के अधिकारों के तहत हमने कई तीर्थों के इश्यू सॉल्व किए हैं। जैसे 2017 में शिखर जी में माओवादी संगठनों का बहुत बड़ा उपद्रव हो रहा था, वहां स्ट्राइक भी हुआ था। उस समय गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से इंटरवेन करवा के स्टेट गवर्नमेंट से उस संगठनों पे बैन करवाया और स्ट्राइक तोड़वा के हमारे लिए उस तीर्थ प्रॉपर रखा। अभी भी शिखर जी में वापस जो इश्यू हुआ, वहां भी AIJ में अपने इंटरवेन करके गवर्नमेंट से हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इस तीर्थ को हमारे अनुसार रहेगा, इस तरह से ऑर्डर निकलवाया है। लछवाड़ में भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा का चोरी का प्रकरण, वो प्रतिमा वापस लेने के लिए SIT का गठन करना हो, नाकोड़ा तीर्थ का अतिक्रमण हटवाना हो, ऐसे कई सारे इश्यू है जो हम इस राइट्स के तहत हमने गवर्नमेंट से इंटरवेन करवा के हमारे सारे इश्यूज को प्रोटेक्ट करने के या हमारी सुरक्षा लेने का हमने सक्सेसफुली प्रयास किया है। दूसरा आता है हमारे इंडिविजुअल डेवलपमेंट की जो स्कीम है गवर्नमेंट की। एक तो है एजुकेशन स्कॉलरशिप की, दूसरे हमारे बिजनेस के लिए। तो पहले गवर्नमेंट का बिजनेस लोन का स्कीम था, वो 5 लाख रुपए तक का था। 2015 में AIJ में अपने गवर्नमेंट से काफी इसके ऊपर डिबेट करके, नजमा हेपतुल्ला जी तब कैबिनेट मिनिस्टर थी, तब उनको कन्विंस करके ये लिमिट 30 लाख रुपए तक बढ़ा के लिया है। अभी 30 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन जैन समाज को, सभी माइनॉरिटी के लिए है, तो हमारे लिए भी है। तो वो लेडीज को अगर कोई बिजनेस करती है या इंडस्ट्री डालती है छोटा, तो उन्हें 6% इंटरेस्ट से मिलता है, और मेल को, जेंट्स को वो 8% इंटरेस्ट से मिलता है। ये स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए बनाई हुई स्कीम है। हालांकि कुछ राज्यों में ये 30 लाख पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे, गवर्नमेंट कम अमाउंट के लोन दे रहे हैं, लेकिन 30 लाख तक का स्कीम सैंक्शन है। हम अगर थोड़ा परस्यू करते हैं, थोड़ा प्रेशराइज करेंगे, तो उनको देना उनके ऊपर कंपल्शन है। तो ये हमारे नए एंटरप्रेन्योर्स जो बच्चे पढ़ाई पूरी करते हैं या कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए है। ये हमारे बिजनेस इंडिविजुअल एम्पावरमेंट के लिए ये बिजनेस लोन की स्कीम है। या एग्रीकल्चर भी काम कर सकते हैं, कोई भी ऐसा छोटा मोटा व्यापार का ये काम कोई भी महिला या पुरुष कोई भी कर सकते हैं, उनके लिए एम्पावरमेंट की स्कीम है। ये हमारे जनरल इंडिविजुअल एम्पावरमेंट के लिए लोन की स्कीम है। उसके साथ साथ हमारा जो एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट, जो अभी कम पढ़ाई करके जिन्होंने 10th ड्रॉप आउट है, 12th ड्रॉप आउट है, या जो एजुकेशन किया है उसका उपयोग नहीं हो रहा है, या उसके रिलेटेड बिजनेस शुरू करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, आज जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसका भी स्पेशली कोचिंग लेना है, तो जितना भी स्किल का कोचिंग लेना है, फिर राइट फ्रॉम टैली का छोटा कोर्स हो 5-10 हजार रुपये फी वाला, या डायमंड प्रोसेसिंग का 1.5 लाख रुपए फी वाला कोर्स हो, या ज्वेलरी डिजाइनिंग का हो, whatever the amount of the fees it may be, 100% वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। तो हमारे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट का जितना भी एजुकेशन चाहिए वो 100% फ्री एजुकेशन मिलेगा, ऐसा प्रोविजन है स्किल डेवलपमेंट के अंदर। महिलाओं के लिए अलग से स्कीम भी है, उनके नई रोशनी जैसी योजनाएं। मतलब एक्चुअली माइनॉरिटी ये सब्जेक्ट 30-40 मिनट के सेशन में पूरा करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं जस्ट हाईलाइट बुलेट पॉइंट बता रहा हूँ, तो कुछ हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर में लेने का, या कुछ फिर आगे हम हमारे वेबसाइट पे कई सारी डिटेल दी हुई या सोशल मीडिया के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे, या यूट्यूब पे मेरे कई सारे वीडियोस भी इसके बारे में अवेयरनेस के उपलब्ध है। जैन माइनॉरिटी फेडरेशन के यूट्यूब चैनल पे भी वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो दूसरा है हमारे सामाजिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की जो योजनाएं है, जैसे हम अलग अलग एरिया में क्लस्टर बना के रहते हैं, तो क्लस्टर बेस्ड एरिया में जनरल अम्यूनिटीज डेवलपमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट डेवलपमेंट के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज के क्लस्टर के अंदर स्ट्रीट लाइट लगाना हो, या रोड बनाने हो, या कोई कम्युनिटी हॉल बनाना हो, छोटा मोटा क्लिनिक खड़ा करना हो, तो उसके लिए 100% सब्सिडी की प्रोविजन है। दूसरा हमारे समाज भवन, जैसे उपाश्रय बनाना है या समाज भवन बनाना है, तो उसके लिए जैसे कर्नाटक में 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलता है डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे,
अदर देन डिस्ट्रिक्ट सेंटर 50 लाख रुपए तक का अनुदान है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नया स्कीम इंट्रोड्यूस किया है 75 लाख रुपीज, एंड आपके प्रोजेक्ट के 75% और मैक्सिमम 75 लैक्स, वट एवर द लोएस्ट, इतना अनुदान हमें समाज भवन बनाने के लिए मिल सकता है। तो ये अलग अलग राज्यों की योजना भी है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की PM 15 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर भी ये समाज भवन 75 लाख रुपीज तक का अनुदान का प्रोविजन उन्होंने किया है। एक क्लस्टर बेस्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए जनरल एमिनिटीज का स्कीम है, प्लस ये है। दूसरा, हमारे अलग अलग माइनॉरिटीज के लिए गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम चलते हैं। जैसे पारसी समाज के लिए कुछ अलग है, बुद्ध समाज के लिए अलग है, सिख समाज के लिए अलग है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग है। उस तरह से जैन समाज के लिए क्या चाहिए, जब गवर्नमेंट ने AIJMF से सजेशन मांगा था, तब हमने 2015 में एक सजेशन दिया था, हमारे प्राचीन तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए फंडिंग, और हमारे जितने भी प्राचीन ग्रंथ है, वो बहुमूल्य ग्रंथ है लेकिन वो नष्ट हो रहे हैं, तो उनको प्रिजर्व करने की व्यवस्था और उनको रीराइट करने के लिए कुछ फंडिंग। तो गवर्नमेंट ने हमारी धरोहर का हमारा पूरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया और उसकी स्कीम इंट्रोड्यूस की हमारी धरोहर के नाम से, और उसमें जितने भी हमारे प्राचीन तीर्थ है या प्राचीन धार्मिक क्षेत्र है, उनका जीर्णोद्धार 100 ईयर, मोर देन 100 ईयर ओल्ड, ये प्राचीन की कैटेगरी में आता है उनके डेफिनेशन में। तो उसके रिनोवेशन के लिए 100% फंडिंग का प्रोविजन है। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री और कल्चर मिनिस्ट्री का जॉइंट इनिशिएटिव है हमारी धरोहर। जितने भी हमारे प्राचीन ग्रंथ है, वो ग्रंथों को प्रॉपर प्रिजर्व करने के लिए कोई सिस्टम हमें डेवलप करना है, तो उसके लिए अनुदान है। एक ग्रंथ रीराइट करने के लिए जो भी कॉस्ट आता है, उसके लिए भी गवर्नमेंट अनुदान देती है। इसके अलावा एक चीज उन्होंने ऐड की है, जो हमारे कल्चर या रिलीजियस जो हमारे हेरिटेज है, उसका अगर हम कोई म्यूजियम बनाना चाहे, कोई परमानेंट म्यूजियम हो या मोबाइल म्यूजियम जैसी कोई व्यवस्था हो, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने उसको अनुदान देने का प्रोविजन किया है। और इसी के साथ साथ जो हमारा कोई भी छात्र हमारे जैन कल्चर या जैन रिलीजन, जैन हिस्ट्री, इसके ऊपर कोई PhD करना चाहे, कोई रिसर्च करना चाहे, तो उसे 2 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप दिया जाता है। ये दो चीज गवर्नमेंट ने ऐड करके हमारी धरोहर स्कीम इंट्रोड्यूस की, जो हमारे प्राचीन तीर्थों की सुरक्षा के लिए, प्राचीन मंदिरों के रिस्टोरेशन के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिसका हमारे समाज के माध्यम से मंदिरों के या तीर्थों के पुनर्निर्माण के लिए, जीर्णोद्धार के लिए फायदा लेना जरूरी है। तो अगर हम इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड करके देखें, तो एक तो हमारे रिलीजियस राइट्स है, प्रोटेक्शन है, हमारे एजुकेशन राइट का प्रोटेक्शन है, दूसरा हमारे पर्सनल इंडिविजुअल डेवलपमेंट की स्कीम्स है, और हमारे समाज के डेवलपमेंट के लिए स्कीम है। ऐसे 4 पार्ट में अगर डिवाइड करके देखते हैं, तो हमारे समाज के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हर सेगमेंट के लिए कुछ ना कुछ तो इसके माध्यम से मिलता है। इसके अलावा और भी गवर्नमेंट की कई सारी चीजें हैं जो हमारा समाज पूरा ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे गवर्नमेंट के भी आयुष्मान भारत कार्ड है, उसमें इंश्योरेंस मिलता है 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस, और सारे प्राइवेट हॉस्पिटल भी ऑलमोस्ट अच्छे उसमें कवर है, लेकिन हमारे समाज के लोग अभी एनरोल नहीं कर रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए है, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स पे करने वाले को भी 2500 रुपए एनुअल प्रीमियम में उसके पूरे फैमिली को 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर आयुष्मान भारत स्वास्थ्य प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत मिलता है। उसके लिए भी हमारे जैसे आपका फाउंडेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस ने ड्राइव लेके हमारे समाज के लोगों को एनरोल करवाना चाहिए उसके अंदर। ऐसे गवर्नमेंट की अलग अलग 14 स्कीमें हैं। जैसे मेरे पास सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट आती है विधवा महिलाओं की, विडोज, यंग विडोज भी है और सीनियर सिटीजन विडोज भी है। तो इसमें भी यंग विडोज के लिए अगर छोटे बच्चे हैं 18 साल तक की उम्र के, तो उन्हें साल के 25,000 रुपए पर चाइल्ड उनको केयर के लिए गवर्नमेंट देने का योजना है बाल संगोपन के अनुसार। और विधवा को भी मंथली, स्टेट गवर्नमेंट की कुछ अलग अलग स्कीम हर एक स्टेट की अलग है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की मंथली 600 रुपए विधवाओं को अनुदान की योजना भी है। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रेंटिसशिप योजना है, बिजनेस के लिए योजनाएं है, मुद्रा स्कीम है, जैसे MSME स्कीम है, जो हमारे हर बच्चों PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत 50 लाख रुपए तक का लोन, अभी वो 75 लाख लिमिट हो रही है उसकी, अभी एग्जिस्टिंग 50 लाख रुपए तक का लोन, छोटा मोटा कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आप 10 लाख से लेके 50 लाख तक आप शुरू कर सकते हैं, और उससे 25 to 35% सब्सिडी भी है। और ये प्रायोरिटी से आपको देना पड़ता है, इसको कोई कोलेटरल गारंटी नहीं देना पड़ता है, सिर्फ आपके प्रोजेक्ट के ऊपर आपको 50 लाख रुपए का लोन मिलता है। और पूरे भारत में ये स्कीम एप्लीकेबल है, और बैंकों को देना उनके ऊपर कंपल्शन है, और बैंकों को इसकी रीपेमेंट की गारंटी भारत सरकार ने दी है। तो ये हमारे
अदर देन माइनॉरिटी बेनिफिट राइट्स के अलावा भी ये जो जनरल स्कीम है वो भी हमारे समाज के लिए बहुत यूजफुल है, उसका भी बेनिफिट हमारे समाज के लोगों ने लेना चाहिए। इसके अलावा जो अपर कास्ट, जैसे अभी जो रिजर्वेशन है तो शेड्यूल कास्ट और निचले जातियों के लिए सरकार ने रिजर्वेशन दिया है, वैसे गवर्नमेंट ने एक कैटेगरी निकाला है अपर कास्ट का रिजर्वेशन, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, मतलब जिनका एनुअल इनकम 10 लाख के अंदर है। ऐसे जैन समाज में 50% पॉपुलेशन हमारा आज है, इनका इनकम टैक्स रिटर्न 10 लाख के अंदर होता है। ऐसे लोगों को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट मिलता है, तो उन्हें एजुकेशन के एडमिशन में या गवर्नमेंट जॉब में 10% का रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। उसमें हमारे समाज के 50% लोग बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसका भी एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस हमें कैंप के माध्यम से समाज तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। मैंने एक आउटलाइन स्मिता जी बताने का प्रयास किया है, तो इसमें मुझे 5 मिनट का ब्रेक देके मैं मोबाइल में शिफ्ट करूंगा, तो उसके बाद कोई क्वेश्चन आंसर अगर किसी के है तो आप जरूर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा सभी के क्वेश्चंस का जवाब देने का। आपके पास भी कोई है एक फर्स्ट क्वेश्चन अगर ले सकते 2 मिनट के अंदर, तो मैं आपके पहले क्वेश्चन का जवाब देके फिर मैं मोबाइल पे इसको ज्वाइन करता हूँ। जी जी जी। सो एक क्वेश्चन ये है कि भारत की, इनफैक्ट आपने सर इसका कहीं ना कहीं शुरुआत आपने इसी आंसर से करी थी। क्वेश्चन ये है कि भारत की स्वतंत्रता के कई दशक बीतने के बाद भी जैन समाज को माइनॉरिटी स्टेटस के लिए संघर्ष करना पड़ा, और आखिरकार 2014 में भारत सरकार ने ऑफिशियल आंकड़ों के हिसाब से 0.4% माइनॉरिटी वाले जैन समुदाय को ये स्टेटस दिया। क्या हम एक समाज के तौर पर इस विषय पर कम जागरूक थे, या हमारा नेतृत्व कमजोर था? क्या कारण थे कि इतना समय लग गया हमें ये स्टेटस लेने में? समाज के रूप में हम तो जागरूक नहीं थे, ये बात तो सही है। हमारा नेतृत्व कहीं कमजोर नहीं था। चारों संप्रदायों के शीर्ष लोगों ने बहुत सालों से प्रयास किया। समस्या यही थी कि हम एकजुट नहीं थे। अगर समाज के कुछ लोग लीडर्स मिलके सरकार के पास प्रयास कर रहे थे, 2 प्रधानमंत्री के समय पे, एक बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे तब और दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब, 2 बार जैन समाज को देने का फाइनल हुआ था। दोनों बार इसको विरोध करने वाले जैन समाज के ही लोग थे। उनका इंटेंशन बुरा नहीं था, पर उन्हें कहीं कंफ्यूजन था कि कहीं ये स्टेटस लेने के बाद हम समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाएंगे, या हम कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में समाज को नुकसान होगा। हालांकि आज ये स्टेटस मिलने के 9 साल के बाद अगर हम एनालिसिस करें तो हमारा कहीं भी कोई नुकसान हुआ ऐसा नजर नहीं आ रहा है, उल्टा हमें बेनिफिट मिला है। बस ये किस तरह से लेना चाहिए, ये थोड़ा समाज में हमारे एकता का अभाव, यही सबसे बड़ा कारण रहा। और आज भी हमें जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा रीजन है हमारे समाज के अंदर कोऑर्डिनेशन का कमी है, एकता की कमी है, और कहीं ना कहीं हम सब बहुत ज्यादा होशियार है, इसलिए हम सब अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, किसी को लीडर मानते नहीं। ये हमारे समाज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए हम पॉलिटिकली भी बहुत पिछड़ रहे हैं, और बाकी भी हमारा जितना अधिकार है, जितना हक है सोशली भी, और हम जितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं समाज में या गवर्नमेंट में, उतने प्रोपोर्शनेटली हमें वो अधिकार या वो सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि हम वो संगठित रूप में सामने आते नहीं है। धीरज जी। जयवीर सर, वेरी नाइस पॉइंट जो आपने रेज किया है, लेकिन अभी तक ना जो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी है कि अभी हमने आज तक कोई एनालिसिस नहीं किया डेटा पे कि कितने लोगों को बेनिफिट मिला नेट टू स्टेट वाइज। नो बट आई एम श्योर ललित जी। हाँ, नेशनल लेवल का मेरे पास अभी, स्टेट लेवल अभी नहीं बता पाऊंगा, मेरे पास है डाटा, पर टोटली नेशनल लेवल पे 9 ईयर का कंसोलिडेट किया हमने, तो वो इस 700 करोड़ प्लस है। नहीं, इट्स नॉट अबाउट अमाउंट सर, मेरा रिक्वेस्ट केवल नंबर्स पे, और हम स्टेट वाइज, क्योंकि जो सर का क्वेश्चन है, जो ये वाला जो बॉर्डर है कर्नाटक और महाराष्ट्र वाला, यहाँ जो जैन्स हैं वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, स्पेशली कोल्हापुर, बेलगांव, ये जो बॉर्डर एरियाज हैं सर। तो क्या एक हम थोड़ा फोकस अप्रोच लेके, जो हमें थोड़ा डेटा अवेलेबिलिटी है कि जहाँ पर जैन थोड़ा बैकवर्ड कंडीशंस में इकोनॉमिकली भी और सोशली भी, तो हम एक थोड़ा फोकस अप्रोच लगा के उनको थोड़ा ज्यादा जागरूक करके, उन लोगों तक शायद सोशल मीडिया इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं है उतना। एक और जब तक ज्वाइन कर रहे हैं ना, एक मेरा पॉइंट है थोड़ा सा, सर भी, रमेश सर भी शायद एग्री करेंगे, कोई भी संस्कृति के लिए ना भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो एक मेन हमारा ना जैन धर्म की पहचान है प्राकृत से। जी 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 सर। तो प्राकृत भाषा के लिए माइनॉरिटी स्टेटस मिलने के बाद हमारे पास क्या बेनिफिट हमें मिले,
या हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृत भाषा को अभी तक गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, ना तो 22 शेड्यूल लैंग्वेज में आता है, ना कोई प्राकृत एकेडमी है, ना कोई प्रमोशन ऑफ प्राकृत लैंग्वेज का कोई स्कीम है। अगर हम अपनी भाषा को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो जी सर। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में, जो हमने बैंगलोर में डिस्कस किया था प्रोजेक्शन पॉपुलेशन, जहां हम देख रहे हैं कि 25 साल बाद थोड़ा स्थिति थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जी सर। तो क्या हम भाषा के ऊपर भी इस स्टेटस में कुछ कर सकते हैं हम? जी जी सुमिता जी, मैं वीडियो ऑन नहीं कर डेफिनेटली। पाऊंगा थोड़ा नेट कनेक्शन के चलते। नो आई प्रॉब्लम। होप मैं समझ गई। मैं वंस ही जॉइंस, भाषा को लेकर के हम क्या कर सकते हैं, हाउ कैन वी कनेक्ट हाँ थ्रू प्राकृत लैंग्वेज। सो इन फैक्ट आई हैड अ डिस्कशन इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। धीरज सर, मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। एक जैन लेडी से मैंने पूछा कि आप प्राकृत भाषा को अपने भाषा मानती हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो मारवाड़ी बोलते हैं, हम जैन हैं लेकिन हम तो मारवाड़ी बोलते हैं, मेरा मदर टंग मारवाड़ी है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है सर कि जो नहीं, मदर। मैं एक मिनट और लेना चाहूंगा। जब हम सेंसस करते हैं तो हम लैंग्वेज पे 2 क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है आपकी मदर टंग, आपकी मातृभाषा कौन सी है, और सेकंड क्वेश्चन हमारा होता है अदर 2 लैंग्वेजेस नोन। जी सर। तो ये बेंगलोर में भी चर्चा हुई थी कि अदर 2 लैंग्वेजेस में, क्योंकि नमोकार मंत्र हमारा प्राकृत भाषा में है, तो Correct. क्या अदर 2 लैंग्वेजेस में हम प्राकृत भाषा लिखा सकते हैं? क्योंकि हमारे पास सरकार में अभी तो कोई नंबर नहीं है प्राकृत भाषा जानने वाले कितने लोग हैं। इट्स नॉट अबाउट मदर टंग, इट्स अबाउट द लैंग्वेजेस नोन और स्पोकन और रीड और रिटन। ट्रू। जी जी, सर। ये 2 बस। करेक्ट। सो हम लोग I वेट think कर Smita ji, I think टेक Dheeraj Jain has brought very good questions. If यस सर। Lalit ji, I'm requesting Lalit ji, if you can put a light on, can we do a focus beneficial for ललित the सर, आप अनम्यूट करना पड़ेगा आपको, इफ यू वांट टू आंसर दिस। या a focus on the border areas of Belgaum and Kolhapur? मैं कनेक्ट हो गया हूँ। हाँ, So Lalit ji, the Dheeraj ji का क्वेश्चन था और मेरा भी यही जिज्ञासा थी कि क्या border areas में the need of the highest population of Jain in the Belgaum and Kolhapur area, can we do the focus beneficial for there, and how we can do that? हाँ, अभी यहाँ पे जो ये बॉर्डर एरियाज में जो बेनिफिट मिला है वो एजुकेशन स्कॉलरशिप तक लिमिटेड है। तो ये यहाँ एजुकेशन स्कॉलरशिप और बिजनेस लोन, ये 2 सेगमेंट में बेनिफिट लिया है लोगों ने। बट बिजनेस लोन का क्वांटम बहुत कम है, क्योंकि अभी वो गवर्नमेंट के जितना स्कीम सैंक्शन है उतना पूरे अमाउंट में यहाँ महाराष्ट्र में लोन डिस्पर्स नहीं कर रहे हैं। हालांकि कर्नाटक में फिर भी कंपेरेटिवली रेशियो कंपेयर टू महाराष्ट्र अच्छा है ये बेनिफिट देने में। और समाज के जो सार्वजनिक व्यवस्था का अनुदान है वो कर्नाटक में बहुत अच्छा है। मतलब बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में समाज भवन कम से कम गवर्नमेंट के फंड के लेके 10 जगह बने हुए हैं एक अकेले बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में। तो ये अभी बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, बट एकदम अवेयर नहीं है ऐसी भी बात नहीं है ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में। हालांकि ये जैन क्लस्टर है, जैसे महाराष्ट्र में कोल्हापुर सांगली ये 2 डिस्ट्रिक्ट है, मीरा भाईंदर एरिया है, मुंबई का कई सारे सबब्स है जो जैन क्लस्टर्स है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में हमारा पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख सिटी में है। ऐसे 17-18 सेंटर्स महाराष्ट्र में है जहां हमारा पॉपुलेशन 50,000 से अधिक है। तो धीरज ने जो सेंसस की बात बताई वो भी हमारे समाज के अंदर अवेयरनेस करने की आवश्यकता है। जैसे अभी एक पिछले 8 दिन में वायरल हो रहा है बिहार सरकार का एक जाति कोड का चार्ट। वो हालांकि बिहार स्टेट की जातिगत जनगणना का है, लेकिन पूरे भारत के जैन समाज के लोग चिंतित हो रहे हैं। वो पूरा नॉलेज लिए बगैर ही सोशल मीडिया पे शेयर होता है। वहाँ रिलीजन का कॉलम अलग है, रिलीजन कोड अलग दिए हुए है, और जैन की कोई अलग जाति अभी तक हमारे समाज में डिफाइंड नहीं है नेशनली। जैसे महाराष्ट्र में कुछ है, कासार है या सैतवाल है, कुछ कर्नाटक में है, लेकिन ऐसे नेशनल लेवल पे जैनों की जाति ये है ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है। हम ओसवाल को जाति कह सकते हैं, पोरवाल को जाति कह सकते हैं, सर बट कोई ऐसा मैं थोड़ा सा बीच में मैं स्पीक सर। हाँ, यस। हाँ सर, जैसे भी रमेश सर का जो पॉइंट था, जैसे बेलगाम में जो 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से अराउंड 1.8 लाख पॉपुलेशन हमारी है। हाँ, कोल्हापुर में अराउंड 1.5 लाख है। तो क्या हम कोई एनालिसिस कर सकते हैं आपके साथ बैठ के कि पिछले बिल्कुल। 7-8 साल में हमने इन डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है कितने हाँ। बच्चों को हम बेनिफिट दे पाए, सो दैट हम थोड़ा और वहाँ पे थोड़ा और जागरूकता फैला सकें या और थोड़ा लोगों को मदद कर सकें, क्योंकि स्कीम्स का बेनिफिट तो पहुंचना चाहिए।
और दूसरा जो पॉइंट बिहार वाला है सर, ये एग्री, मैंने आपका वीडियो भी देखा, लेकिन कर इसके सकते लिए हैं, मुझे इसका लगता है सैंपल ये स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि ये जो ये फिगर है थोड़ा पॉपुलेशन के, ये भी गलत है। जी नहीं, जो सरकारी आंकड़े हैं सर, वो एक अलग मुद्दा है कि गलत या सही। और ये बिहार वाला मुझे लगता है अभी हम थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे, हम उसको अलग से कर सकते हैं डिस्कस। जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, बट थोड़ा और भी उसमें मैं ऐड कर सकता हूँ। बट अब ये माइनॉरिटी वाला जो रमेश सर का पॉइंट था ना, कैन वी डू सम एनालिसिस सर की कितना हम कर Yes, पाए sir, और आगे क्या हम definitely कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट नंबर समझ में मिल कर जाए कि सकते हैं हम। कितने बच्चे बेनिफिट ले पाए। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जी जी। और जी यहाँ थैंक यू मैम। पे या थैंक यू सो मच धीरज सर। इनफैक्ट सर, मैं यहाँ पे काफी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं हमें चैट बॉक्स पे, जिसमें दर्शक बोल रहे हैं कि हमें कैंपेन करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज जितनी सारी स्कीम्स के बारे में आपने बताया उसमें कई लोग जानते भी नहीं है, लाइक स्कॉलरशिप। अभी एक किसी ने कहा कि हम कहाँ से कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, तो इस तरह का तो कैंपेन करना इंटेंसिव लेवल पे करके अगर हम लोग जागरूकता फैलाएं तो दिस कैन हेल्प अस आउट। सो एक दो प्रश्न और लूंगी यहाँ पे सर। सुजन जैन जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, आपने हैंड रेज किया हुआ है। गो अहेड। सर, आपने जो बताया था सामुदायिक भवन के लिए, तो क्या हम स्थानक बनाने के लिए सब्सिडी क्लेम कर सकते हैं? मैं राजस्थान से हूं, और क्या इसके लिए कुछ पॉपुलेशन कंसंट्रेशन चाहिए, या ऐसा कुछ चाहिए नहीं। कि जहां जहां काफी लोग जैन रहते हो वहीं ले सकते हैं, या ऐसा क्या? नहीं, वहाँ अगर पॉपुलेशन ठीक है तो वो प्रेफरेंस मिल सकता है, बट ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। पॉपुलेशन कितना चाहिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है उसके लिए। ओके। तो हम वो राजस्थान स्टेट में कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन अगर रिसर्च स्थानक कराना बनाए तो मिल सकता है आपको। मिल सकता है? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हर्षित मुनि जी, आप अपना प्रश्न लीजिए। सर से ये पूछना था कि जैन पाठशाला जो हमारी चलती है, तो उसके लिए अनुदान की सब्सिडी है क्या, जो स्पेशली जैन पाठशालाएं चलती है वो? नहीं, पाठशालाओं के लिए एज ऑफ डेट कुछ अनुदान की योजनाएं नहीं है, लेकिन हम लगातार गवर्नमेंट के साथ प्रयास कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का एक बेसिक कंडीशन है कि धार्मिक शिक्षण के लिए वो अनुदान नहीं देंगे। पाठशाला में आप कंप्यूटर सिखाना है, संस्कृत सिखाना है, या कोई लैंग्वेज सिखाना है, ऐसा कोई एडिशनल एजुकेशन अगर देना चाहे तो उस टाइप का कोई हम प्रपोजल ऑफ वर्किंग कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। अदरवाइज पाठशालाओं के लिए एज ऑफ डेट ऐसा कोई अनुदान की योजना नहीं है। एक और क्वेश्चन है सर कि राजस्थान में समाज भवन बनाना है, तो अनुदान के लिए क्या प्रोसेस करनी होगी? आपका आवाज प्रोसेस सुनने क्या पाया, है? अनुदान के लिए क्या होगा? प्रोसेस उसमें अप्लाई करना पड़ता है माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में, उसका प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके लैंड के डॉक्यूमेंट, बिल्डिंग का प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कितना बिल्डिंग बनेगा, उसका कॉस्ट कितना आएगा, उसका सर्टिफिकेशन, आपके 3 साल के ऑडिट रिपोर्ट, ये सारी जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लगा के उसको सबमिट करना है प्रपोजल। जी जी, थैंक यू सो मच। मयूरी जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, जय जिनेंद्र सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हमने एजुकेशन लोन के लिए रिक्वायरमेंट दी थी 10 लाख रुपीस की, और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो भी है अल्पसंख्यक, उन्होंने बताया मॉर्गेज करना पड़ेगा। मॉर्गेज करने के बाद भी सर उन्होंने सिर्फ 5 लाख रुपीस दिए, और रीजन बताया कि फंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, जो कि 15-20 दिन पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडिशनल फंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दिया था। तब भी जाके इन्होंने फंड कम दिया, 5 लाख ही फंड दिया, और उसमें से भी अभी 2.5 लाख का डिसबर्समेंट दिया है, 2.5 लाख का दिया नहीं। सर ऑफिस में मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि जो ऑफिसर से उनको सर 5-10,000 रुपीज लगते हैं जब जाके वो फाइल आगे प्रोसेस करती है। तो सेम चीज मैंने उसी टाइम संदीप जी भंडारी जी को भी अपील किया था, उनके कान पे भी ये विषय डाला था। बट सर अभी तक मैं फॉलोअप ले रहा हूँ, बट इसका कोई रिजोल्यूशन नहीं मिला है सर। हाँ, नहीं अभी ये आप कहाँ, कौन से गांव से है आप? सर मैं जलगांव में फाइल किया था सर। जलगांव में फाइल किया था। ये जो क्या है अभी करप्शन या ये जो सिस्टम है, ये अपने कंट्रोल के बाहर की बातें है। या तो आप वो जलगांव कलेक्टर के थ्रू वहाँ उसको इंटरवेन करवाइए, वो वहाँ के ऑफिसर जो भी होंगे तो कलेक्टर के थ्रू बोलने से भी हो जाएगा, या समाज के माध्यम से भी आप बोल सकते हैं। संदीप जी को एक बार फिर बताइए, मैं संदीप जी को भी बोल दूंगा
कि आपके केस के बारे में देख के वहाँ ऑफिसर से बात कर लेंगे। हाँ, और सर ये 5 लाख का जो फंड था ना, फंड के लिए उन्होंने रीजन बताया कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो सर ये भी एक डिजायर्ड सॉल्यूशन नहीं है ना, मतलब बट हो सकता है कि थोड़ा परसुएशन करने से आपका काम हो जाएगा। ये लोकल इश्यूज है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सर मैं लास्ट 45 to 60 डेज से इसका फॉलोअप ले रहा हूँ, बट सिर्फ 5 लाख का उन्होंने सैंक्शन लेटर देके 2.5 लाख का डिसबर्समेंट दिया है, जो कि अभी 7 लाख रुपए और रिक्वायरमेंट है मेरा, और मॉर्गेज भी दिया है सर, 15 लाख रुपीज प्रॉपर्टी का मॉर्गेज दिया है सर उनको। आपके पास संदीप जी का नंबर है तो एक बार उन्हें रिमाइंड करिए और बोलिए वो मेरे से बात करेंगे संदीप जी, मैं भी उनको पूछ के बताऊंगा फॉलो करने के लिए। श्योर सर, थैंक यू सो मच। रमेश सर, आपका कोई प्रश्न है क्या? आपने हैंड रेज किया है। हाँ, so basically Smita ji, you can connect with Lalit ji and see what all the schemes and how you can make a document and how you can bring the awareness Yes. to all our Jain community through our platform, Yes. so that people are aware of every single scheme what he has explained. He has done it in 4 buckets, what Yes. different schemes are available. I Yes. think that you can either on the website available or information you can get from Lalit ji. And जी. basically we take the mandate of getting the awareness of the people. So Lalit ji, I will request you कि आप हमें हेल्प करें कि इसका अवेयरनेस कैसा लाए। बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी। कैंपेन हम लोग कैसे आपको सहयोग कर सके सर, इस So that आपके more and more people can avail the benefit when so many schemes are available. एक तो हम इसे पब्लिक मीटिंग की टाइप के में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, दूसरा इसका डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं सबको, कौन से स्कीम है, उसके डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, उसको अप्लाई कहाँ करना है, इसके पूरी राइटिंग में उनका सारा डिटेल दे सकते हैं। So Smita ji, offline Yeah. later on you can connect and take all the details and see through our platform how we can bring this awareness. एब्सोल्युटली ठीक है Okay, सर। okay, thank you. ललित सर, कैन वी टेक 2 क्वेश्चन और ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं। जी, तो 1+ CPH प्लीज आप अपना प्रश्न पूछें। आपको अनम्यूट करना होगा। ओके, चिंतामणि जी, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं हमारे चैट बॉक्स पे, आप प्लीज गो अहेड आस्क इन पर्सन, अपना क्वेश्चंस लीजिए। आपने 2-3 क्वेश्चंस पूछे हैं हमारे से। लास्ट क्वेश्चन आपका ये था कि I belong to Jain Pujari family and my father's occupation is not recognized from government and have lot of problems and with non-collateral loan. Is there any stand from you? You have asked this to Lalit sir. So go ahead, you can ask on your own if you have any further questions. हेलो, जय जिनेंद्र जी, मैं कोल्हापुर से शिरूर तालुके से हूँ। मैंने अब्रॉड के लिए मैंने अप्लाई किया था और मेरे फादर पुजारी होने के कारण मुझे नॉन कोलैटरल लोन में बहुत प्रॉब्लम आए थे। मुझे वो नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरे फादर का ऑक्यूपेशन रिकॉग्नाइज नहीं है, इसलिए मेरी तो आप विदेश में पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं? यस सर। तो पढ़ाई का तो अभी जो बैंक का सिस्टम है वही एक ही सिस्टम है अवेलेबल, तो उसमें जो बैंक के नॉर्म्स हो गए RBI डिफाइन करती है वो नॉर्म्स, उसके आधार पे होगा वो। तो आप कोलैबोरेशन में तो कभी भी आके मिलिए एक बार मुझे, मैं पर्सनली देख लूंगा आपके मैटर में क्या कर सकते हैं। यस सर, मैं कोल्हापुर ऑफिस AJIMF के ऑफिस में हूँ। हाँ, आ जाओ। थैंक यू सर। ऑलराइट सर, ऐसे स्कॉलरशिप रिलेटेड इनफैक्ट छोटे-छोटे बहुत सारे प्रश्न आए, बट सिंस यू आर ट्रैवलिंग आई वुड नॉट लाइक यू टू बग विद दीस क्वेश्चंस। डेफिनेटली इशू कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो ले सकते हैं, बाकी तो ये बहुत सारे क्वेश्चन, वो तो टाइम ज्यादा चाहिए उसके लिए थोड़ा। हाँ जी। सो जैसा रमेश सर ने सजेस्ट किया सर, इफ अगर आपकी अनुमति रहे तो मैं आपसे ऑफलाइन कनेक्ट हो करके एंड आई कैन फर्दर फाइंड आउट कि इसको हम लोग कैसे ऑनलाइन और जैन फाउंडेशन कैसे इसको करे कि सारे हमारे कम्युनिटी के सारे लोगों को ये सारे स्कीम्स जो आपने बकेटेड बताए हैं, वो 4 ये में हिस्सों में बेनिफिट्स जो राइट्स है, उसको कैसे हम लोग जागरूकता फैलाएं, सबको बताएं, और हाउ जैन फाउंडेशन कैन हेल्प यू आउट। सो इसके लिए मैं आपसे वापस से कनेक्ट होंगी। सो सिंस आई मीन ऑफ कोर्स क्वेश्चंस आर ऑल पॉपिंग अप लाइक क्रेजीली अबाउट स्कॉलरशिप कैसे लें और कैसे ये ट्रैवल करें, ये नहीं, कुछ बहुत सारे प्रश्न हैं। सबसे बड़ा जरूरी यही है कि हमारे हर मंदिर या
स्थानक या जितने भी हमारे प्लेसेस है वहां पे इसकी व्यवस्था करना जरूरी है। वो संघ के एरिया के अंदर जितने भी बच्चे हैं वो वहीं से अप्लाई कर पाए। इस तरह की अगर हम व्यवस्था करेंगे तो ही सारे लोगों तक पहुंचेगा। ये सबसे जी ज्यादा जरूरी है हमारा सार्वजनिक जितना सिस्टम अभी जो है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका प्रॉपर यूज करना जरूरी है इसके लिए। जी 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 ठीक है। आई थिंक ललित सर, व्हाट आई विल डू इज मैं कलेक्ट करती हूँ आज के जो हमारे जितने प्रश्न हैं दर्शकों के, मैं कलेक्ट करके मैं आपको वापस Yes, भेज दूंगी yes, व्हाट्सएप पे। आप yes, डेफिनेटली मैं उसको हम लोग डील कर सकते हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड कैसे Sure. आगे बढ़ना है, व्हेन आपके Definitely. पास जब समय तो हम उस पे कनेक्ट होंगे उसके ये हिसाब से। तो Yeah. थैंक यू सो मच सर, इट वाज सच अ ब्रिलियंट एंड सच एन इंटरैक्टिव सेशन, और आई एम श्योर ये My pleasure. बहुत यस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड I mean, अभी एक प्रोजेक्ट के जैसा लग रहा है हमें करने का, तो then thanks so much for giving us a direction to help our community in a many which way that government wants। और हमें just एक मंच बताना है जहाँ से सब लोग ले Yes, पाए हमारे yes, जानकारी। ठीक है। क्या हर्षित मुनि जी, आपको जो भी जानकारी चाहिए हम आपको वापस दे देंगे। थैंक यू सो मच। सो सर, Thank you. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जुड़ने के लिए Thank you. सभी। रमेश जी को भी हमारा जी सर, जी सर, धन्यवाद कहिए। जी सर, जी सर। ठीक आपके है सर। पूरी जैन फाउंडेशन सभी टीम को धन्यवाद। Yes, Thank you. privilege to have you sir। So एक छोटे से प्रेयर के साथ मैं आज के इस एनर्जेटिक सेशन को अंत देना चाहूंगी। तो छोटा सा प्रेयर एंड देन दैट्स इट। Please. 7 अनु minutes. परमाणु शिव बन जाओ, अक्खा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामे मी सव्य जीव खमंतु में, मित्ति में सब भूएषु वेरन मंजन कीर्णई, सर्वथा सहो सुखी थाओ, पाप ना को याचरो, राग द्वेष थी मुक्त थई ने, समता सहु समाचरो। इस छोटी सी प्रार्थना के साथ सभी को जय जिनेंद्र। मिलते हैं अगले सेशन में नेक्स्ट फ्राइडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।